स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपीएससी हिंदी मीडियम चैनल पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्ले स्टोर पर जाकर सूर्योदय क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ मेरी ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल जाएगी। और साथ ही यूपीएससी हिंदी मीडियम चैनल पे भी बने रहें और सूर्योदय क्लासेस के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग के साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दी जाती हैं, जिसके माध्यम से भी आप कभी क्लास में प्रेजेंट नहीं होते तो भी आप आराम से क्लासेस देख सकते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था जो ये मैं सीरीज लेकर आई हूँ हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स की, जिसमें एनसीईआरटीज़ बुक्स के शॉर्ट नोट्स मैं प्रोवाइड करवाऊंगी आपको 6 से लेकर 12 तक के। ठीक है, तो 6 के अंदर 6 क्लास का हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आया है शैल चित्रकला। शैल मतलब क्या होता है? गुफा, और गुफा के अंदर बनाए गए चित्र। तो गुफा के अंदर बनाए गए चित्र, यह चित्र का विकास किया गया। तो ये चित्रों की जो श्रृंखला बनी है, इससे कला का सृजन हुआ और ये शैल चित्रकला का इसको नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये गुफाओं के अंदर मनुष्य ने निवास किया। और ये निवास कब किया? जब बारिश होती थी, मतलब प्राकृतिक जो कुछ घटनाओं के फलस्वरूप मनुष्य को शरण लेनी पड़ी। ठीक है, बारिश के फलस्वरूप, धूप की वजह से और हवा की वजह से। तो ये मनुष्य, तत्कालीन मनुष्य जो प्रागैतिहासिककालीन मनुष्य था, जिसके पास में स्थायी आवास नहीं था, एक परिवार नहीं था और इधर से उधर भटकता रहता था भोजन के तलाश में, तो वो मनुष्य बारिश, धूप और हवा, मतलब इन प्राकृतिक तत्वों के कारण जो है गुफाओं में जाकर शरण लेता था। अब जो भी मनुष्य के जीवन में घटित घटनाएं हुई, चाहे उसने जानवर को देखा, उसने जानवर का शिकार किया, उसी प्रकार के चित्र जाकर वहाँ पर बना दिए। वहाँ मनुष्य रहेगा तो कुछ क्रिएटिविटी तो सृजन होगी। तो मनुष्य ने क्या किया? उस वक्त के मनुष्य ने गुफाओं के अंदर चित्र बनाने शुरू कर दिए। तो गुफाओं के चित्र, दीवारों पर चित्र मिले हैं, वो हमें मिले हैं एमपी और यूपी की गुफाओं से। जिसमें एमपी की जो गुफा आ जाती है आपकी भीमबेटका। भीमबेटका में सर्वाधिक प्राचीन जो है चित्र हमें प्राप्त होते हैं। ये तो है एमपी। ठीक है, मतलब भीमबेटका के अंदर, भीमबेटका की गुफा से हमें प्राप्त होते हैं चित्र, ये एमपी में पड़ता है आपके। इसके अलावा आपके हुसंगी के अंदर आपको मिल जाएंगे। हुसंगी आपका कर्नाटक के अंदर पड़ता है। फिर एक कुर्नूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में है। कुर्नूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रकार से बहुत सारे राज्यों में गुफाओं में मनुष्य, उस वक्त के मनुष्य ने शरण ली। उस वक्त तो ये राज्य नहीं बने थे, राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद में ही राज्यों का सृजन हुआ है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, जब सिस्टम से जो है एक देश की जो अपनी शासन व्यवस्था चलने लगी। ठीक है, तो उस वक्त के मनुष्य को तो क्या ही पता कहाँ चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो वो ऐसे ही गुफाओं में विचरण करता करता शरण लेता रहा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि, और यहाँ इस मनुष्य ने सर्वाधिक जो गुफा चित्र मिले हैं, किसके मिले हैं? जंगली जानवरों का इसने कुशलता से सजीव चित्रण किया है। तो यहाँ मनुष्य, उस वक्त का जो प्रागैतिहासिक कालीन मनुष्य था, जहाँ भाषा का विकास नहीं हुआ था, ठीक है, उस मनुष्य को जो है उस वक्त स्थायी आवास की प्रवृत्ति नहीं थी। ठीक है, तो उस वक्त का जो मनुष्य था, तो वो मनुष्य क्या करता था? पाषाणों का सर्वाधिक प्रयोग करता था। और उस वक्त के काल को पाषाण काल ही कहा गया है, क्योंकि पत्थरों का मनुष्य ने सर्वाधिक प्रयोग किया। देखो स्टूडेंट्स, पहले भी मैंने समझाया है, इधर ही समझा देती हूँ, फिर इरेज कर दूंगी, कि इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। आप ओवरव्यू वाली क्लास जरूर देखें, उसमें मैंने विस्तार से समझाया है। एक है प्राचीन, दूसरा है मध्यकालीन और तीसरा है आधुनिक। तो यहाँ जो प्राचीन भारत का जो इतिहास है, इसके अंदर आपका सबसे पहला आ जाएगा प्रागैतिहासिक काल, जिसके बारे में लिखित में कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। हमें साक्ष्य के रूप में मिलती है तो गुफाएं मिलती हैं, औजार मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, और मनुष्य के द्वारा फिर आगे जब जैसे कुछ मृदभांड वगैरह बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के हमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये जो प्रागैतिहासिक काल है, जिसमें लिखित में कोई विकास नहीं किया था, इस मनुष्य ने सर्वाधिक पत्थरों का यूज किया। तो यही हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, उसके बाद में आदि ऐतिहासिक काल, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता वाला काल है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली पाषाण काल के मनुष्य की। ठीक है, तो इसमें पाषाण
मध्य पाषाण और नवपाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल, ठीक है। तो यहाँ पूरा पाषाण काल के अंदर दो शब्दों से ये मिलकर बना है ये शब्द। पूरा मतलब होता है प्राचीन और पाषाण यानी होता है पत्थर, ठीक है। प्राचीन पत्थर मतलब प्राचीन काल के अंदर मानव ने पत्थरों का किस प्रकार से यूज किया, ठीक है। तो यहाँ ये इसका आरंभिक काल था, पूरा पाषाण मतलब पाषाण काल का आरंभिक काल क्या था, पूरा पाषाण काल। ये इसका समय है 20 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व के। आपको पता ही है, यूट्यूब पे आप लोग क्लासेस देख रहे हो तो के का मतलब होता है हजार। तो यहाँ 20 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व तक मनुष्य ने यहाँ पे जो है ये काल रहा है। मतलब 99% जो कहानी है ना मनुष्य के जीवन की, यही है विकास की कहानी। मतलब मनुष्य ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, उस वक्त के मनुष्य ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। फिर मनुष्य मध्य पाषाण काल आते आते थोड़ा बहुत मानव का विकास हुआ मस्तिष्क का, फिर नव पाषाण काल में पूर्ण रूप से विकास हो गया। तो मध्य काल पाषाण काल, उससे पहले यहाँ पे मनुष्य पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था, पत्थर से बने। फिर मध्य पाषाण काल आ जाता है, इसमें क्या होता है, कुछ पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं। ये समय रहता है 12 से 10,000 वर्ष पूर्व, ये भी के ही है, ठीक है, 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व, ठीक है भाई। ये यहाँ पे इसकी समाप्ति हुई तो यहाँ पे इसकी शुरुआत हो गई। तो यहाँ पे कुछ पर्यावरणीय बदलाव हुए। पर्यावरणीय बदलाव जैसे कुछ जानवरों का उद्भव हुआ, और ये ऐसे जानवर थे जो घास खाकर जिंदा रहने वाले जानवर थे। भाई उस वक्त की प्राकृतिक जो अवस्था थी, प्राकृतिक जो परिवेश था, उसके अनुसार ही जानवरों का उद्भव होगा। तो यहाँ पे जो पर्यावरण में बदलाव होता है, घास खाकर जिंदा रहने वाले जानवरों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। मेसोलिथिक एज इसको कहा जाता है, या माइथोलिथिक या लघु पाषाण, क्योंकि इसमें औजारों का आकार काफी छोटा हो गया था, और हड्डियों और लकड़ियों के औजार या हड्डियों और लकड़ियों के हंसियां लगे जो औजार थे वो बनाए जाने लगे, ठीक है। इसमें क्या हुआ, स्थायी आवास और पशुपालन की शुरुआत होती है। मनुष्य इधर उधर भटकता था, पहले गुफाओं में शरण लेता था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने क्या किया, पशुओं को पालना शुरू किया। पशुओं को पाला मनुष्य ने, तो मनुष्य को लगा कि पशुओं को कहाँ लेकर जाए, पशुओं से भी लगा हो गया था, ठीक है। तो यहाँ मनुष्य पहले तो शिकार करता था, फिर मनुष्य ने क्या किया, पशु पालना शुरू किया, और ऐसा सबसे पहला पालतू पशु बनाया गया था कुत्ता। तो अब ये मनुष्य एक गुफा, जैसे मान लो यहाँ एक गुफा है, इसमें ये एक मनुष्य रह रहा है, यहाँ एक गुफा है, इसमें एक मनुष्य रह रहा है। तो इन दोनों मनुष्य के परिवारों ने ये डिस्कस किया कि अपन दूर दूर रह रहे हैं, हमारी सुरक्षा को भी खतरा है, तो कहीं पास पास में बस्तियां बसा लेते हैं। तो इस प्रकार से बस्तियों का विकास होने लगा, पास पास में घर बनने लगे, ठीक है। तो स्थायी आवास की प्रवृत्ति शुरुआत हुई। अब पास पास में घर बन रहे, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रहे, तो पता तो चली गया था कि प्राकृतिक पौधे कैसे उगते हैं, और फिर उनको कृत्रिम तरीके से इनको कैसे उगाना है। तो ये चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। क्या हुआ होगा कि कंदमूल फल खाए होंगे, बीज इधर उधर बिखेर दिए होंगे, फिर क्या होगा, प्राकृतिक घटनाएं हुई होगी, बारिश वगैरह धूप वगैरह अपने समय पर हुई होगी, और इस प्रकार से उस मनुष्य के सामने अगर कोई पौधा विकसित हो रहा है तो मनुष्य के दिमाग में आ जाएगा कि हाँ भाई हम भी इसी प्रकार से खेती कर सकते हैं। तो अब भाई एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, तो यहीं पे कोई फार्म वार्म बना लेगा, नदियों के किनारे तो रह रहा ही है क्योंकि नदी के जल ही जीवन है। तो यहाँ पे फार्म वगैरह बना लिए, मतलब खेत बना लिए। तो यहाँ स्थायी आवास की प्रवृत्ति तो विकसित हो गई है, साथ में खेती करना भी मनुष्य ने शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे पशुओं को भी पाल रहा है, पशु पालन भी कर रहा है, मतलब क्या हुआ, मनुष्य कृषक बन गया। तो ये जो काल था ना मध्य पाषाण काल, इसमें मनुष्य ने जो एक कृषक के रूप में अपने आप को विकसित कर लिया, ठीक है, खेती करने लगे, कृषक बन गए। तो यहाँ पे जो पहली फसल जो उगाई गई थी वो थी जौ, गेहूं और धान की फसल। धान मतलब चावल की फसल, ठीक है। ये फसलों की शुरुआत हो गई। पहला पालतू बनाया गया, जो पालतू पशु बनाया गया था वो था कुत्ता, उसके बाद में बने थे भेड़ और बकरी, ठीक है। फिर आता है आपका नवपाषाण काल, जो पाषाण काल का अंतिम काल था। इसके अंतर्गत इसका समय रहता है 10,000 वर्ष पूर्व, ठीक है। इसको ही यहीं से कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। तो यहाँ क्या होता है, मनुष्य धारदार और पैने, मतलब जो औजार थे ना उनको परिष्कृत रूप देने लगा, धारदार पैने और पॉलिश किए गए हथियारों का यूज करने लगा, बनाने भी लगा। मेहरगढ़ में यहाँ पे बस्ती का आरंभ होता है और कृषि का आरंभ भी होता है, ठीक है, 8,000 वर्ष पूर्व में, ठीक है। और यहाँ पर जो है ओखली और मूसर का प्रयोग बढ़ जाता है, क्योंकि अनाज मनुष्य अब जब कृषि कर रहा है तो कृषि के फलस्वरूप जो भी उत्पादन प्राप्त होगा, जो भी अनाज होगा, जो भी वनस्पतियाँ होगी आसपास की,
उसको कूटने के लिए मतलब पीसने के लिए ओखली व मूसल तो चाहिए, तो ओखली व मूसल का प्रयोग भी मनुष्य यहाँ पे करने लगा था। ठीक है, फिर चौकोर आयताकार, क्योंकि मनुष्य पत्थर को तो रूप दे देता था ना, कैसे भी औजार बना सकता था, तो कुछ पीसने के लिए भी बना सकता है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जब भी हमें किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है तो हम उसी प्रकार का इन्वेंशन कर देते हैं। ये मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के मस्तिष्क की कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पर चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं। कपड़े बुनाई की शुरुआत यहीं से हो जाती है, नवपाषाण काल से। ठीक है, आग का आविष्कार हो जाता है, मिट्टी के बर्तन बनने लगे थे। ठीक है, चाक का प्रयोग किया जाने लगा था। भाई मनुष्य किसान बन रहा है, किसान तो खेती करने लगा था तभी से बन गया, लेकिन मनुष्य जैसे जो कुम्हार का चाक होता है उसी प्रकार के चाक का भी प्रयोग करने लगा। और कपास के पौधे की भी यहाँ से प्राकृतिक शुरुआत हो जाती है। तो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 यही समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लेंगे। तो बने रहना है आपको यूपीएससी हिंदी मीडियम समांतर शर्मा के साथ में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और सूर्योदय क्लासेस के ऐप को जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।